नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी परिवार में। आज हम आप लोगों के लिए जो आज की महत्वपूर्ण करंट है आपके आईएएस के एग्जाम और पीसीएस के एग्जाम के लिए वो आपके लेके आए हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे आज के वो हम आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे। तो पहला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्व घाटा अनुदान। यह आर्टिकल आया है द हिंदू के अंदर। द हिंदू के आर्टिकल के कुछ पॉइंट हमने लिए हैं, कुछ पॉइंट हमने खुद के इस्तेमाल किए हैं जिससे आप लोगों के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से जो आप इंपॉर्टेंट है वो हम आपको पढ़ा सकें और आपको आसानी से कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए चर्चा करते हैं कि क्यों ये चर्चाओं में है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदान की मासिक किस्त जारी की है। तो ये किस्त क्यों जारी की गई है, राजस्व घाटा अनुदान क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या है ये, इसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह ऐसे राज्यों को उपयुक्त सहायक अनुदान देने का उपबंध कर सकती है जिन्हें संसद की दृष्टि से सहायता की आवश्यकता होती है। यानी कि अनुच्छेद 75 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 275 के अंदर प्रावधान दिए गए हैं कि जिन भी राज्यों को सहायता की आवश्यकता है, यानी कि जिनको राजस्व घाटा हुआ है। जैसे राजस्व घाटा का मतलब होता है, देखिए घाटे का मतलब सिंपल सा होता है आपकी खर्च और आपकी इनकम, यानी कि राजस्व के द्वारा जो राज्य की इनकम होती है यदि उससे अधिक राज्य व्यय कर देता है तो क्या होगा, घाटा होगा। और यदि सरकार को, वित्त आयोग को लगता है कि उस घाटे का अनुदान सरकार को देना चाहिए, इस राज्य को वो देना चाहिए, किस राज्य को कितना देना चाहिए यदि वो लगता है तो वो उनको अनुदान देती है, यानी कि उनको सहायता करती है, उनको पैसा देके उनकी सहायता करती है। तो वो प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर है? वो प्रावधान है अनुच्छेद 275 के अंदर। क्यों करती है, क्या उद्देश्य है सरकार के, आइए इस पर देख लेते हैं। उद्देश्य है कि इन अनुदानों का उद्देश्य राज्यों को राज्य स्तरीय कल्याणकारी योजनाओं की लागत को पूरा करने या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर में सुधार करने के सक्षम बनाना है। अनुदानों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय संसाधनों में अंतरराज्यीय असमानताओं को दूर करना और एक समान राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं के रखरखाव एवं विस्तार का समन्वय करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुदान हेतु सिफारिश। अनुदान हेतु सिफारिश कौन करेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब 275 के अंदर जो प्रावधान है किस राज्य को पैसा देना है, किसको अनुदान देना है, किसकी सहायता करनी है और कितनी सहायता का मतलब होता है उसको कितना अनुदान देना है, कितना पैसा उसको प्रोवाइड कराना है। तो ये डिसाइड कौन करता है, किसकी सिफारिशों पर काम होता है? वो होता है वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुदान पर यह अनुदान जारी किए जाते हैं। और इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए जो राजस्व की पात्रता और अनुदान की मात्रा का निर्धारण कौन करता है? वो करता है वित्त आयोग। जैसे कि आप जानते हैं कि इस हिसाब से करता है कि राजस्व के जो व्यय क्या था उसका आकलन करने के बीच और उसने कितनी इनकम की है उसके बीच का जो अंतर है उसके आधार पर यह डिसाइड किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा कि उसकी कितनी सहायता करनी है, यानी कि राजस्व घाटा कितना है। देखिए मान लीजिए 50 रुपए राज्य, कोई राज्य कमाता है, ये रियल नंबर नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए 50 रुपए किसी की इनकम है और 75 या फिर 100 रुपए किसी योजनाओं के अंदर, कल्याणकारी योजनाओं के अंदर किसी तरह से किसी राज्य ने व्यय किए हैं, यानी कि खर्च करते हैं। तो इनकम 50 रुपए है और 75 या 100 रुपए खर्च कर दिए हैं तो क्या हुआ, 25 या 50 रुपए का घाटा हो गया। तो ये क्या है, नॉर्मल सा मैथ है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये राजस्व घाटा के अनुदान को कौन देता है? ये 275 में लिखा हुआ है, यह प्रावधान है कि जो केंद्र सरकार है, जो संघ है, वो अनुदान यानी सहायता उस राज्य को प्रदान करेगी। ठीक है सर। वर्ष 2022-23 के दौरान 15वें वित्त आयोग द्वारा पीडीआरडी अनुदान के लिए जिन राज्यों की अनुशंसा की गई थी वे कौन कौन से हैं? वह आंध्र प्रदेश है, असम है, हिमाचल प्रदेश है, केरल है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, पंजाब है, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल है। इन राज्यों के अंदर राजस्व घाटा हुआ है जिनको सहायता प्रदान करनी जानी है। देखिए आंध्र प्रदेश है, मिजोरम है, मान लीजिए 2 स्टेट हैं,
ऐसा नहीं है कि इनको बराबर अनुदान दिया जाएगा, ये डिसाइड वित्त आयोग करता है। क्योंकि मैं आपको बार बार ये क्यों बता रहा हूं, देखिए आपकी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए इतने राज्यों का नाम आया है, प्रत्येक राज्य को उतनी ही अमाउंट में राशि नहीं दी जाती, उतनी सहायता नहीं की जाती है। ये वित्त आयोग जारी करता है कि कितना अंतर है, यानी राजस्व घाटा कितना है, किसका 25 है, किसका 50 है, किसका 70 है या किसका 30 है। ये डिसाइड करने के बाद उसी हिसाब से उसकी सहायता की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के संविधान द्वारा संचालन यानी कि संवैधानिक प्रावधानों पर। देखिए बेसिक रूप से जब भी कोई टॉपिक करंट में चर्चाओं में आता है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, बेसिक रूप से उसको जान लेना कि वो क्यों चर्चाओं में है, वो है क्या। उसके बाद यानी मान लीजिए राजस्व घाटा की बात हुई है तो राजस्व घाटा कौन अनुदान की सहायता करता है, यदि संविधान से संबंधित है तो वहां पर कहां पर प्रावधान दिया गया है, 275 में दिया गया है और अन्य कोई प्रावधान है। जब चीजें ट्रेडिशनल की ओर बढ़ने लगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो आप लोग के महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाँ ये चीज करंट के अंदर थी तो वहां पर समझ लिया। अब ट्रेडिशनल यानी कि उसका बेसिक भी जानना, उसका ट्रेडिशन जानना, उसका हिस्ट्री जानना, उसकी पॉलिटी जानना भी आवश्यक हो जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यानी कि 268 से 293 के बीच के केंद्र और राज्य के संबंध में, केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध है उनके प्रावधान कहां पर दिए गए हैं, 268 से 293 के बीच। आइए बारी बारी से चर्चा करते हैं। कर लगाने की शक्तियां, यदि कर लगाने की शक्तियों की बात करें कि किस सब्जेक्ट पर, देखिए आपने पढ़ा होगा यदि मैं कर लगाने की शक्तियों की बात करूं तो 7वें अनुसूची में कुछ विषय दिए गए हैं, ठीक है। उन विषयों पे कानून बनने की बात भी है। तो उन्हीं विषयों, कुछ विषय जो हैं किन पे केंद्र सरकार कर वसूल करेगी, किन पे राज्य सरकार करेगी, जो समवर्ती सूची है उन विषयों पर जो है दोनों जो है वसूल कर सकते हैं। और जो अवशिष्ट है उनकी शक्ति किसके पास है, तो वो शक्ति है संसद के पास कि उनको किसको वसूल करना है। इसके ऊपर नियम कानून जो है संसद बनाती है। ये जो अवशिष्ट विषय बच जाते हैं यानी कि जो केंद्र सरकार के अंदर विषय आते हैं उन पर केंद्र सरकार कर लगाती है, जो विषय जो है राज्य सरकार के अंदर आती हैं तो उन पर राज्य सरकार कर वसूलती है, और जो विषय अवशिष्ट बच जाते हैं उन पर संसद निर्णय लेती है। और जो दोनों के संबंध में कॉमन है जैसे कि समवर्ती सूची के अंदर विषय हैं उन पे दोनों ही कर वसूलते हैं, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कर राजस्व वितरण के बारे में। पर्टिकुलर अनुच्छेद से आपको समझाते हुए चलेंगे। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 268 से। तो यह संघ द्वारा आरोपित यानी कि इसके अंदर जो विषय हैं जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक है, इन पर जो स्टाम्प द्वारा शुल्क वसूला गया है वो वसूल यानी कि वो पैसा कौन वसूल करेगा, किसके पास रहेगा, इसकी चर्चा किसके अंदर है, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 268 के अंदर। कुछ पर्टिकुलर विषय होंगे जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, इन पर जो स्टाम्प लगाया गया है, इनके कुछ विषय अन्य भी हैं। हर विषय में आपको नहीं बता सकते। यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उस पर अलग से वीडियो उपलब्ध करा देंगे। मगर बेसिक रूप से आप इसे समझ लीजिए, अनुच्छेद 268 को समझ लीजिए। देखिए अनुच्छेद 268 के अंदर कुछ इस तरह के विषय हैं, कैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, इन पर स्टाम्प लगाए जाते हैं, उनसे पैसा आता है। वो पैसा जो है संघ द्वारा आरोपित यानी कि जो टैक्स होता है वो आरोपित कौन करता है, संघ आरोपित करता है। वसूलता कौन है, राज्य द्वारा वो एकत्रित किया जाता है और विनियोजित किया जाता है। ये जो पैसा होता है जो 268 के अंदर जो विषय आते हैं उन पर पैसा लगाया जाता है या पैसा वसूला जाता है, वो पैसा संचित निधि में नहीं रहता, वो राज्यों को ही सौंप दिया जाता है यानी कि वो पैसा राज्यों के पास रहता है। अब बात करें अनुच्छेद 269 की, 69 की, तो संघ द्वारा जो इसके अंदर जो विषय आते हैं कौन कौन से हैं, अंतरराज्यीय व्यापार है, वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की बिक्री खरीद पर क्रय, और अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान वस्तु की खेप पर कर वो शामिल हैं। ये जो कर शामिल हैं इनको कौन आरोपित करेगा, आरोपित करेगा संघ द्वारा आरोपित किए जाएंगे और साथ ही एकत्रित भी किए जाएंगे। देखिए अंतर क्या है, वहां पर 268 के अंदर जो विषय थे उनको संघ आरोपित कर रहा था और वसूल कौन रहा था, राज्य सरकार। और यहां पर क्या होगा, संघ द्वारा ही इन जो विषय इन सब्जेक्ट हैं इन पर कर लगाए जाएंगे और संघ द्वारा ही वसूले भी जाएंगे। मगर जो पैसा वसूला जाएगा यानी जो पैसा लिया जाएगा वो दिया जाएगा राज्यों को, ठीक है। डिफरेंस जानिए, डिफरेंस से क्या आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं कि 268 और 269 के अंदर क्या अंतर है। वहां पर संघ द्वारा आरोपित किया जा रहा था और राज्य द्वारा वसूला जा रहा था। यहां पर क्या है, संघ द्वारा
आरोपित किया जा रहा है, मगर वसूला भी संघ द्वारा ही जा रहा है। ठीक है, और ये पैसा राज्य सरकार को ही सौंप दिया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से विषय हैं मैंने आपको बता दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 269A। यह अंतरराज्य व्यापार, जो राज्य व्यापार है, वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी के करारोपण एवं संग्रह का प्रावधान करता है। यानी कि इसके अंदर इस तरह के प्रावधान हैं। इसमें क्या है, जीएसटी को केंद्र द्वारा आरोपित और संग्रहित किया जाता है, जैसे कि 269 के अंदर है, ऐसे ही यहां पर भी केंद्र द्वारा ही उन जो विषय हैं उनके ऊपर कर आरोपित किया जाएगा और संग्रहित किया जाएगा। यानी कि टैक्स लगाएगी भी केंद्र सरकार ही और वसूलेगी भी केंद्र सरकार ही। मगर क्या होगा, जब बंटवारे की बात आएगी तो किसके अंदर होगा, लेकिन यह केंद्र और राज्यों के मध्य जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार वितरित किया जाएगा। यानी केंद्र और राज्यों के मध्य इसका बंटवारा कर दिया जाएगा। वहां पर किसके पास जा रहा था, देखिए ध्यानपूर्वक चीजें, वहां पर किसके द्वारा जा रहा, 269 और 269A में क्या डिफरेंस है, यहां पर पैसा बटा बांटा जा रहा है केंद्र और राज्यों के बीच में। वहां पर क्या किया जा रहा था, पैसा राज्यों के पास था। 268 में भी जो विषय है जिन पर टैक्स लगाया जा रहा था उनका पैसा वसूल कर राज्यों के पास ही था, और यहां पर पैसा बांटा जा रहा है। 269A में पैसा बांटा जा रहा है। बात करें अनुच्छेद 270 की, तो संघ द्वारा आरोपित किया जाता है टैक्स, जो विषय पर टैक्स लगाए जाते हैं उन पर कौन टैक्स लगाता है, संघ लगाती है, और एकत्र भी संघ ही करती है। लेकिन संघ और राज्यों के बीच पैसा जो है बांट लिया जाता है। और इसके अंदर कौन कौन से विषय आते हैं, इनके अंदर सभी विषय आते हैं, जितने भी विषय हैं वो सभी विषय आते हैं, सिर्फ किनको छोड़कर, जो 268 के अंदर विषय हैं, जो 269 के अंदर विषय हैं और जो 269A के अंदर विषय हैं, इनको छोड़कर सभी विषय 270 के अंदर आते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक चीज देख लीजिएगा। अनुच्छेद 271 की बात करें तो इसके अंदर उपकर का प्रावधान दिया गया है। यानी कि जो सरकार है किसी पर टैक्स लगता है और उस पर एक्स्ट्रा जो टैक्स लगाती है, कोई उपकर लगाती है, उसका प्रावधान कहां पर है, उसका प्रावधान है 271 अनुच्छेद के अंदर। तो उपकर का प्रावधान कहां पर हो गया, उपकर का प्रावधान 271 अनुच्छेद के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फैक्चुअल जानकारी है, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं सहायता अनुदान पर। ये दो प्रकार की होती है, सांविधिक अनुदान जिसके हम 275 अनुच्छेद की बात कर रहे थे, और विवेकाधीन अनुदान, ये है अनुच्छेद 282 के अंदर। यानी कि विवेक अधीन जो अनुदान है इसके प्रावधान जो है 282 में दिए गए हैं, और सांविधिक अनुदान जो है अनुच्छेद 275 में दिए गए हैं। यदि आपने वीडियो ध्यानपूर्वक देखी है तो आपको पता होगा कि 275 के अंदर जो राजस्व घाटा होता है, जो अनुदान दिया जाता है राज्यों को, उसके प्रावधान दिए गए हैं। और विवेकाधीन में क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने का अधिकार देता है, भले उनके संबंधित विधायी क्षमता के भीतर न हो। मगर देखिए, बात यदि विवेक की बात आती है तो आप केंद्र को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि वहां पर पैसा लगाना, उसको पैसा अनुदान देना के लिए जो है केंद्र बाध्य नहीं है। जैसे कि सांविधि के अंदर बाध्य है कि हाँ वित्त आयोग सिफारिश करेगा और उन सिफारिशों के आधार पर केंद्र को पैसा प्रोवाइड कराना पड़ता है। मगर विवेकाधीन अनुदान के अंदर क्या है, जो विषय हैं उन पर यदि एक चीज आती है तो वहां पर मर्जी है केंद्र की कि वो पैसा प्रोवाइड कराए, अनुदान दे या ना दे। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है, और ये टॉपिक आया है द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। इस आर्टिकल से हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और कुछ इनपुट हमने खुद के इस्तेमाल किए हैं। तो आइए देख लेते हैं क्यों चर्चाओं में है विदेशी मुद्रा भंडार। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार पिछले 13 महीनों में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी कमी आई है, 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है। कितने की गिरावट आई है, 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है। विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है, देखिए जब क्वेश्चन उठता है कि आप विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित पढ़ रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है। विदेशी मुद्रा भंडार का अर्थ है केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं से आरक्षित संपत्ति, जिसमें बॉन्ड है, ट्रेजरी बिल हैं, अन्य सरकारी प्रतिभूतियां भी शामिल होती हैं। कुछ महानुभूति को ऐसा लगा हो कि सोना या फिर पैसा ही भरा होता, किसी होल के अंदर पैसा भर रखा होगा, वो होता है विदेशी मुद्रा भंडार। तो ऐसा नहीं है, उसके अंदर बॉन्ड भी होते हैं, ट्रेजरी बिल भी होते हैं और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां भी होती हैं। और जो अधिकांश विदेशी मुद्रा होती है, उसका भंडार होता है, वो अमेरिकी डॉलर में रखा जाता है।
आगे बात करते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार में किन किन टॉपिक मतलब किन चीजों को शामिल किया जाता है, यानी कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां होती हैं, श्रवण भंडार होता है यानी कि सोना होता है, इसको आप समझे, विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर होता है, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच होता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट होते हैं जो विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर आते हैं। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार का महत्व क्या है, यदि आप पढ़ रहे हैं, आपने काफी बार सुना है, आप सुनते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार है जिससे हम हेल्प है, तो उसका महत्व क्या है, क्या बेनिफिट मिलते हैं उसका रखने के लिए, ऐसा क्यों रखते हैं हम उसको। देखिए देश के बाह्य और आंतरिक वित्तीय मुद्दों के प्रबंधन में बहुत आसानी होती है, यानी यदि आपके पास है उसमें वृद्धि हो रही है तो देश के बाह्य और आंतरिक वित्तीय मुद्दों के प्रबंधन में बहुत आसानी आपको होगी। और क्या बेनिफिट होंगे, आर्थिक मोर्चे पर किसी भी संकट की स्थिति में वो 1 वर्ष के लिए देश के आयात बिल को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपका विदेशी भंडार जो है बढ़ रहा है तो उसके क्या होगा, जैसे कि अभी रुपए की जो वैल्यू है वो गिर रही है डॉलर के मुकाबले, तो क्या होगा, यदि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े तो उससे क्या होगा, डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती होगी। यानी कि अभी मान लीजिए 82 रुपए के आसपास $1 है। ठीक है, यदि आपका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा तो ये क्या होगा, 80 पे आ जाएगा, 75 पे आ जाएगा या 77 पे आ जाएगा, तो वो क्या हुआ, ताकत बढ़ी है। यानी कि $1 के मुकाबले अब 77 रुपए होंगे या 75 होंगे या 80 होंगे या 82 तो फिलहाल है ही। ठीक है, और जब गिरावट आती है तो ये चीज बढ़ती चली जाती है, 82 83 हो जाएगा, पे 84 हो जाएगा, यानी कि क्षमता जो है वो घटती चली, उसकी वैल्यू जो है घटती चली जाती है। तो ये इफेक्ट डालता है विदेशी मुद्रा भंडार, और यह सरकार को अपनी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं और बाहरी ऋण दायित्वों को पूरा करने में मदद कर सकने के साथ ही राष्ट्रीय आपदाओं या आपात स्थिति के लिए रिजर्व बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि क्या क्या कारण है। पहले भारतीय स्थिति के रूप में जानेंगे, फिर विदेश की स्थिति जानेंगे कि जो वैश्विक रूप से क्या स्थिति बनी हुई है। आप देख लेते हैं भारतीय स्थिति क्या बनी हुई है। पहले भारत की स्थिति देखते हैं कि क्यों गिर रहा है विदेशी मुद्रा, में गिरावट क्यों आ रही है, उसके कारण क्या है। तो वर्तमान परिस्थिति देखते हैं, सितंबर 2021 के बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है, जहां यह कहां पर होता था, 642.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था। और स्थिति क्या है, इतनी गिरावट आ गई है। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारतीय रुपया एक स्वतंत्र रूप से फ्लोटिंग मुद्रा है, यानी कि स्थिर नहीं है, यह अस्थिर मुद्रा है और इसकी विनिमय दर जो है बाजार द्वारा निर्धारित होती है। आरबीआई का कोई निश्चित विनिमय दर नहीं होती है। ठीक है सर, आरबीआई की कोई निश्चित विनिमय दर नहीं है, ये बाजार द्वारा निर्धारित होती है। अब यहीं से ही एक लाइन बनाई जा सकती है, एक जो है तथ्य बनाया जा सकता है, क्वेश्चन के अंदर एक लाइन दी जा सकती है, विकल्प रूप में दिया जा सकता है कि हाँ विनिमय दर बाजार जो है निश्चित करता है आरबीआई, या फिर इसको अन्य चीज से परिवर्तन किया जा सकता है कि विनिमय दर जो है बाजार द्वारा निर्धारित नहीं होती है, आरबीआई उसको निश्चित करता है। यहां पर एक लाइन इस तरह इस्तेमाल कर ली गई। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप गलत करके आएंगे। देखिए जब कुछ पढ़ाई जाती है तो उसमें से ही चीजें निकल के आती हैं, आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो। इस भारी गिरावट के बावजूद भारत की स्थिति कई जो आरक्षित मुद्राएं हैं या उभरते बाजार हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो हमारे आसपास की जो कंट्री हैं, एशियन कंट्री हैं, उनके मुकाबला करें, उनसे हमें अभी कंपेयर करें तो उनसे कहीं ना कहीं हम अच्छे स्थान पर हैं, उनसे काफी बेहतर स्थिति में हम अभी भी हैं। अब बात करते हैं वैश्विक कारण की, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का कारण है तो वैश्विक स्तर पर किस तरह के हैं। देखिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आक्रामक नीति के कारण, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, पूंजी बहिर्वाह, ये क्या होता है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश द्वारा पूंजी बहिर्वाह के रूप में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मौद्रिक नीति को सख्त करने और ब्याज दरों में वृद्धि की शुरुआत की। ये कारण रहा कि एफपीआईएस ने भारतीय रिजर्व से हटाना शुरू कर दिया, यानी कि भारतीय जो बाजार हैं उनसे हटाना शुरू कर दिया। और ये एफपीआई वित्तीय और आईटी सेवाओं की विक्रेता और दूरसंचार व पूंजीगत वस्तुओं की खरीदार थे।
अगला पॉइंट क्या कर ले सकते हैं, मूल्यांकन हानि। ये क्या, प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत में वृद्धि और सोने की कीमतों में गिरावट आई, उससे क्या इफेक्ट हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी की भूमिका निभाई उसने। क्या है कि जब मूल्यांकन हानि हुई यानी कि सोने की कीमतों में गिरावट आई और इसकी कीमतों में वृद्धि हुई, तो उससे क्या इफेक्ट कहां पर होगा, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर, इसमें गिरावट में भूमिका निभाई उसकी, ये भी उसका एक कारण बना। अगले कारण की बात करें तो चालू वित्त वर्ष के दौरान भंडार में लगभग 67% की गिरावट आई है और अमेरिकी डॉलर के बढ़त और उच्च अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल से उत्पन्न मूल्यांकन परिवर्तन के कारण। देखिए ये 4 कारण मैंने आपको बताए हैं, ये वैश्विक रूप से हैं जो इंडियन रूप से थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आप देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, ये आया है 2014 के अंदर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे और किसने चालू खाता बनता है, किससे चालू खाता बनता है, ये क्वेश्चन आया है 2014 में। भुगतान संतुलन के संदर्भ में चालू खाता बनता है तो किस किस से बनता है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, व्यापार संतुलन, विदेशी संपत्ति, अदृश्य संतुलन, ठीक है, विशेष आहरण अधिकार। तो इनमें से 4, ये चारों इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं या 2 होते हैं, 1 होता है, ये हमको आंसर देना है और बताना है कि इनमें से सही क्या है। अब बात कर लेते हैं, देखिए भुगतान संतुलन की बात करें तो 2 मुख्य पहलुओं से बना होता है, कौन कौन से, चालू खाता और पूंजी खाता। अब बात करते हैं चालू खाता के बारे में, तो वस्तुओं और सेवाओं और निवेश आय व हस्तांतरण भुगतान के प्रवाह और बहिर्वाह को मापता है, ठीक है। और सेवाओं में व्यापार, माल के रूप में व्यापार, एक तरफा हस्तांतरण, विदेशों से प्रशेषण और अंतर्राष्ट्रीय सहायता चालू खाते के कुछ मुख्य घटक होते हैं जो सभी वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त किया जाता है। तो में क्या होता है कि एक साथ मिलकर किसी भी देश के व्यापार संतुलन को दर्शाते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से आ गए, व्यापार संतुलन और तीसरा अदृश्य का संतुलन, ठीक है सर। जो अदृश्य है और दृश्यमान है तो ये आ गए, व्यापार का संतुलन आ गया, ओके। तो क्या 2 और 4 भी हैं, आइए बता देता हूं। अब बात करें पूंजी की, तो पूंजी खाता किसी देश के निवासियों और बाकी दुनिया के बीच उन सभी लेन देन का रिकॉर्ड करता है जो देश के निवासियों और उसकी सरकार की संपत्ति या देनदारियों के बदलाव का कारण बनते हैं। निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा ऋण और उधार निवेश विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन पूंजी खाते के घटकों के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है सर। अब यहां से आप क्या समझे कि इसका आंसर क्या हो गया, 1 और 3, इसका आंसर हो गया सी, ठीक है सर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये क्यों चर्चाओं में है, क्योंकि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। अब इसके बारे में देख लेते हैं, तो इतिहास में पहली बार 1995 में बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ने लड़कियों के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए कार्य योजना का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। प्रस्ताव कब रखा गया था, 1995 में, और इसको अपनाया कब गया, 2011 में। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रस्ताव रखा गया था 1995 में, कहां पर, ये के अंदर। और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया। अब इसकी थीम क्या है, यानी 2022 की थीम क्या है, क्योंकि फैक्चुअल चीजें हैं, दिवस की बात हो रही है तो फैक्चुअल चीजें होती हैं, ध्यान देना होता है कि इसको पहली बार प्रस्तावित कब किया गया था, अपनाया कब गया था, कब मनाया जाता है, ये फैक्चुअल जानकारियां होती हैं। और थीम क्या है, तो हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार और हमारा भविष्य, ठीक है, ये इसकी थीम है। आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट, आवर फ्यूचर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं स्थिति। देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखना ही होता है और देखना भी चाहिए यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं भारत में स्थिति कैसी है। तो एनसीआरबी के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट ऑफ भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 2021 पेश की गई थी, जिसपे हमें प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। कोविड से संबंधित प्रतिबंध के कारण 2020 में गिरावट के बाद बच्चों के खिलाफ अपराध महामारी पूर्व के स्तर को पार कर गया है। वर्ष 2021 में
1.49 लाख ऐसे मामले दर्ज किए गए जो वर्ष 2019 के 1.8 लाख से अधिक है, यानी कि वृद्धि हुई है 2019 से 2021 की ओर, ये इस मामलों में वृद्धि हुई है। एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित आंकड़े भारत के पूर्वी राज्यों के मामले में विशेष रूप से गंभीर हैं। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की दर सबसे अधिक है। इसके बाद केरल का स्थान आता है, फिर मेघालय का और हरियाणा का, फिर मिजोरम का स्थान आता है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शीर्ष 5 राज्यों महाराष्ट्र, एमपी और यूपी के साथ शामिल हैं, जो देश भर में बच्चों के खिलाफ किए गए कुल अपराधों में 47.1% की हिस्सेदारी रखते हैं। ये 5 राज्य जो हैं आधा हिस्सा रखते हैं लगभग। ये स्थिति है। वर्ष 2021 में अकेले पश्चिम बंगाल में बच्चों के खिलाफ जो है अपराध जो है 9,523 मामले दर्ज किए गए थे। वहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो ये भारतीय परिदृश्य था, ये आपने जाना कि वहां पर किस तरह की स्थिति बनी है। ये आंकड़े क्या है, ये आप अपनी बात रख रहे हैं बालिकाओं के हिसाब से, और तो रिपोर्ट के कुछ आंकड़े आप पेश कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिवस है यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2022। इसके बारे में जान लेते हैं। ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर के अंदर। ठीक है, रिपोर्ट जारी की गई तथा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक और भेदभाव को समाप्त करने के लिए सख्त कार्रवाई का आह्वान किया गया है। रिपोर्ट की बात करें तो विश्व स्तर पर लगभग 1 अरब लोग मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के साथ रह रहे हैं, यानी कि उनकी मानसिक स्थिति लगभग 1 अरब लोग की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो इसी स्थिति के साथ रह रहे हैं। 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग में 7 में से 1 मानसिक स्थिति से पीड़ित है, यानी कि इस स्थिति में 7 लोगों में से 1 पीड़ित है जिनकी आयु 10 से 19 वर्ष के बीच में है। तो ये लोग स्थिति के प्रभाव और कलंक एवं भेदभाव के हानिकारक सामाजिक परिणामों के दोहरे खतरे का अनुभव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको बीमारी नहीं माना जाता है, यानी मेंटल है जो प्रॉब्लम है इसको बीमारी ना मान के ऐसा माना जाता है, उनसे इतना भेदभाव किया जाता है कि पागल हैं, उनको इस तरह की टॉर्चर किया जाता है, उनसे इतना भेदभाव किया जाता है कि वो और गंभीर स्थिति उनकी बनती चली जाती है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में तत्काल मानसिक स्वास्थ्य को स्थिति को उजागर करने में मदद की है। अगला पॉइंट देखें रिपोर्ट का, तो महामारी के पहले वर्ष में अवसाद और तनाव का प्रसार में अनुमानित 25% की वृद्धि हुई है कोविड-19 टाइम पीरियड के दौरान, क्योंकि लोग घर में कौन से लॉकडाउन के कारण बंद हो गए, तो ये स्थिति बिगड़ती चली गई। अब बात करते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के कुछ विषयों पर, यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में जागरूक और शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 10 अक्टूबर 1992 को। तो ये एक तथ्य है, ये एक फैक्चुअल जानकारी है कि पहली बार मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था। नॉर्मल सी चीज है 1992 यानी कि 10 अक्टूबर 1992 में पहली बार मनाया गया था। इस दिवस की शुरुआत तत्कालीन उप महासचिव रिचर्ड हंटर ने वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की वार्षिक गतिविधि के रूप में की थी। इसकी जो थीम है 2022 की थीम है कि वैश्विक स्तर पर सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाना। ठीक है सर, ये कुछ टॉपिक थे जो आज की करंट के लिए महत्वपूर्ण थे, आप लोगों ने पढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।